हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कि किसी भी चालक की धारिता क्या होती है। ठीक है ना। अब देखो, धारिता का तात्पर्य क्या है। धारिता का तात्पर्य है कि कोई भी सतह है वो कितना आवेश धारण कर सकती है। धारिता का अर्थ क्या हुआ? कोई भी सतह कितना आवेश धारण कर सकती है। ठीक है। तो सिंपल से सिंपल इसकी डेफिनेशन अगर बात करें, किसी भी चालक की धारिता, किसी भी चालक की धारिता का तात्पर्य आवेश ग्रहण करने की क्षमता से है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता से है। ठीक है। मतलब कोई भी सरफेस है, उसकी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का जो अपन बात करेंगे, कोई भी चालक सतह है उसकी धारिता क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पर किसी भी चालक की धारिता का तात्पर्य आवेश ग्रहण करने की क्षमता से होता है। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो, आप कोई भी सतह को आवेश कैसे देते हैं, आप समझिए। दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो कि ये कोई सतह है, ये अपने ले ली चालक सतह, ये अपने इसको कह दिया कि ये एक चालक सतह है। ठीक है। इस चालक सतह को अगर आप आवेश प्रदान करना चाहते हैं, इसको आवेश प्रदान किया। अब आप भी जानते हो कि आवेश क्या है? क्वांटित राशि है। आवेश क्या है? क्वांटित राशि है। इस कारण एक साथ तो हो नहीं सकता, इस कारण जैसे आपने मान लीजिए इसको कोई आवेश दिया। अब अगर देखो, अगर आप धन आवेश दोगे, धन आवेशित करने पर क्या होगा? सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ठीक है। आप भी जान सकते भाई, धनावेश का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है। और ऋण आवेशित करने पर क्या करोगे आप? सतह को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ठीक है। अब दोनों कंडीशनों में देखो, या तो इलेक्ट्रॉन आप सतह से निकालोगे या सतह को इलेक्ट्रॉन प्रदान करोगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आवेश है। आवेश क्या होती है? क्वांटित राशि है। तो उस कंडीशन में आप भी जानते हो, सारे इलेक्ट्रॉन अपन एक साथ प्रदान नहीं कर सकते, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल भी नहीं सकते। इस कारण क्या होगा कि जब भी, तो अपन क्या कहेंगे? अतः ये समझिए, बहुत मोस्ट है। अतः किसी भी सतह को आवेशित करने पर उस सतह पर विद्यमान आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये सतह थी, इस पे आपने पहले कोई आवेश नहीं, आपने इसको क्या किया? मान लो इस पे +1 कूलम आवेश है, इस पे पहले से क्या है? +1 कूलम आवेश है। अब आप क्या करते हो? इस सतह को अपन क्या करें? इस सतह को +5 कूलम आवेश तक आवेशित करने पर देखो, अगर आप इसके पास पहले से 1 कूलम आवेश है प्लस का, और आप इसको कितना कर रहे हो? +5 तक कर रहे हो, तो आप भी जानते हो कि इसको अन्य कितना लाके दोगे? इसके ऊपर प्लस का 4 कूलम आवेश दोगे। ये अन्य जो प्लस का 4 कूलम आवेश इस सतह को मिलेगा, तो बताओ इस पर पहले से कितना है? 1 कूलम आवेश। वो क्या है? पॉजिटिव। तो बताओ, नया आवेश लाओगे तो वो उस स्थिति में बताओ ये प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? और इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कोई कार्य करना पड़ता है।
अतः अपन करें किसी भी सतह को आवेशित करने पर उस सतह पर विद्यमान आवेश के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। चाहे धनावेशित करो आप सतह को, और चाहिए ऋणावेशित करो, ये एक फिक्स है। ठीक है, अब देखो करना पड़ेगा। अब देखो किया गया यह कार्य स्थितिज ऊर्जा या विभव के रूप में होता है। ठीक, मतलब कि जब आप किसी सतह को आवेशित करेंगे तो उस सतह पर विद्यमान आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यह किया गया यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अर्थ क्या हुआ कि आप इस सतह को जितनी ज्यादा आवेशित करेंगे आपको कार्य उतना ही अधिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सतह पर विद्यमान आवेश नए आवेश का क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। जैसे भाई आप चीज को नहीं समझ रहे हो, मान लो ये है, इस पर मान लो पहले से ऋणावेश है, ठीक है, ऋणावेश है। अगर आप इस पर इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे, इसमें नेगेटिव आप इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे तो प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स है। अगर ये पहले से प्लस है, ये प्लस है, मान लो ये सतह क्या है? प्लस है। इसको अगर आप और पॉजिटिव चार्ज देंगे तो भी क्या होगा भाई? आप और प्लस चार्ज लेके आएंगे तो उसी स्थिति में क्या होगा? वही प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ क्या हुआ कि आप किसी भी सतह को चाहे पॉजिटिव चार्ज प्रदान करें चाहिए नेगेटिव चार्ज, दोनों कंडीशनों में आप जब सतह को आवेशित करेंगे तो आपको कार्य तो करना पड़ेगा। और यह किया गया कार्य किसके रूप में हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा या विभव के रूप में होता है। अर्थ क्या हुआ कि किसी सतह को दिया गया आवेश उस सतह पर उपस्थित विभव के समानुपाती होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या होगा? अतः जो मोस्ट है, अतः किसी सतह को दिया गया आवेश, अतः किसी सतह को दिया गया आवेश उस सतह के विभव को समानुपातिक रूप से बढ़ाता है। ठीक है, ये चीज आप समझ, मतलब क्यू समानुपाती क्या हो गया? वी हो गया। ये चीज दोबारा समझ सकते हो आप कि अपन जब भी किसी सतह को आवेशित करेंगे, किसी भी सतह को आवेशित करने पर उस सतह पर विद्यमान आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अगर आप किसी को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है वो उसका प्रतिकर्षण करेगा, तो विरुद्ध काम हुआ। नेगेटिव दे रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज भी सेम दूसरा उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षण। अब इस कंडीशन में क्या होगी? जो हम कार्य कर रहे हैं ये किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा या विभव के रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा या विभव के रूप में होता है। जैसे मैंने समझाया कि ये प्लस से पॉजिटिव सरफेस है, मान लो ये पॉजिटिव सरफेस है, इसको आप और पॉजिटिव दोगे तो आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ऐसे कोई सरफेस नेगेटिव है तो उसको अगर आप नेगेटिव चार्ज लाकर और दोगे तो आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार आपका किया गया कार्य किसके रूप में होगा? विभव या स्थितिज ऊर्जा में। तो अपन क्या कह सकते हैं? रिजल्टेंट। अतः किसी सतह को दिया गया आवेश उस सतह के विभव को समानुपातिक रूप से बढ़ाता है। मतलब Q और V क्या हो गए? समानुपाती। Q समानुपाती V। अब भौतिक विज्ञान में आप जानते हो कि समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए अपन क्या काम में लेंगे? नियतांक। तो Q इज इक्वल टू CV। यहां पर C कौन है? C है वो है समानुपातिक नियतांक। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसको दूसरा क्या बोलते हैं? या धारिता, या इस C को क्या बोलते हैं? धारिता। मतलब Q और V समानुपातिक हमने सिद्ध किया। समानुपातिक चिन्ह हमने हटाने के लिए क्या किया? समानुपातिक चिन्ह हटाने के लिए हमने एक नियतांक काम में लिया C, और C को हमें क्या, या तो समानुपातिक नियतांक बोलेंगे या क्या बोलेंगे? धारिता।
ठीक है। सी यहाँ क्या है, धारिता। अब देखो धारिता है, इसका मात्रक क्या होता है या ये किस पे निर्भर करता है, तो देखो सी धारिता, सी कौन है, धारिता, ठीक है। धारिता क्या होती है, हमने बताई थी, धारण करने की क्षमता। धारिता क्या होती है, धारण करने की क्षमता, ठीक। अब देखो आप, ये धारिता हो गई, सी हो गई धारिता। अब यहां पर क्या बात है, धारिता, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक धारिता का क्या होता है, फेरेड। बहुत मोस्ट है, बहुत बार पूछते हैं, इसका एसआई मात्रक फेरेड होता है। सेकेंडरी हमने क्या किया, Q इज इक्वल टू क्या हुआ, CV, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, ये हुआ। तो यहां से एक मात्रक क्या होगा, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक बनेगा तो क्या बनेगा, देखो आप बना सकते हो, अन्य मात्रक बराबर कूलाम अपॉन वोल्ट, ठीक है। तो अपन यूं भी लिख सकते हैं, फेरेड इज इक्वल टू कूलाम अपॉन वोल्ट, भाई फेरेड F इज इक्वल टू क्या हो, C अपॉन V, या 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। अर्थ क्या हुआ कि यदि किसी, अगर आपसे एक फेरेड की डेफिनेशन आई तो क्या होगा, यदि किसी सतह की धारिता 1 फेरेड है तो इसका तात्पर्य क्या है कि उस सतह को यदि हम 1 कूलाम आवेश प्रदान करेंगे तो उस सतह पर विभव में भी कितनी वृद्धि, 1 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। या यूं कह सकते हो, किसी सतह को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस सतह की धारिता क्या कहलाती है, 1 फेरेड। तो धारिता की का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फेरेड। दूसरा Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू क्या गया, Q अपॉन V, तो फेरेड इक्वल क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन वोल्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके बारे में, धारिता की निर्भरता, धारिता आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करती है, विभव पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट बात है, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले में जैसे लगेगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखिएगा, धारिता है वो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। तो किस पर करती है, तो धारिता क्षेत्रफल कोमा आकार और कोमा माध्यम, क्षेत्रफल आकार कोमा माध्यम पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये इस पर निर्भर नहीं करती है, कि धारिता क्षेत्रफल आकार और माध्यम पर तो निर्भर करेगी, लेकिन धारिता आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करेगी। क्यों, जैसे C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो आप भी जानते हो कि यहाँ पर क्या है, C इज इक्वल टू क्या आपका Q अपॉन V। Q अपॉन V का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ से अगर आप, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, इस कारण अगर आवेश बढ़ाओगे तो समानुपाती रूप से कौन बढ़ेगा, विभव। इस कारण यहाँ पर तो इनका नियत अनुपात तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस कारण ये ध्यान रखिएगा, धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, धारिता क्षेत्रफल आकार माध्यम पर निर्भर करती है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि विभव, इसकी धारिता की विमा बताओ, तो विमीय सूत्र निकालें। विमीय सूत्र देखो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। C इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V, मतलब अपने फेरेड व कूलाम अपॉन वोल्ट। तो आप भी जानते हो कूलाम का विमा क्या होती है, A1T1। वोल्ट की याद नहीं है तो देखो V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू QV, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो क्या थी, M1L2T माइनस 2 अपॉन A1T1। तो ये इज इक्वल टू V की विमा क्या आ जाएगी, देखो आप M1L2T की घात -3 1 की घात -1, ठीक है। ये V की आ गई, तो यहाँ पर इसमें पुट करें तो देखो क्या हो जाएगा, A1T1 अपॉन M1L2T की घात -3 1 की घात -1। तो हमारा आंसर क्या बनता है, देखो इज इक्वल टू M1 WQV
ये उल्टा कर दिया अपने, W इज इक्वल टू क्यू वी, तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो M1 L2 T माइनस टू, A1 तो इसकी V की आ गई अपनी M1 L2 T माइनस टू A माइनस वन, तो यहाँ पर पुट करेंगे अपन, तो देखो क्या हुआ, क्यू C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, क्यू की हो गई A1 T1, आपकी वोल्टेज गए M1 L2 T की घात माइनस टू A की घात माइनस वन, तो M की घात माइनस वन, L की घात माइनस टू, T की घात प्लस का 4 और A की घात 2, यही होगी। M की घात माइनस वन, L की घात माइनस टू, T की घात 4, A की घात 2। देखो जब भी आपसे कभी बाई चांस विमेय सूत्र कैलकुलेशन तो आपको याद नहीं हो तो ये तरीका बेस्ट है, आप कैलकुलेशन करना सीखो। देखो यहाँ से अपने फॉर्मूले क्या हुए, अपनी धारिता को C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन V, मतलब क्या है, मात्रक क्या है, कूलाम अपॉन वोल्ट। अब कूलाम तो आप जानते हो आवेश का मात्रक है, तो इसकी तो क्या होती है A1 T1, अपन पहले चैप्टर में भी सीख चुके हैं। सेकेंडरी, अब वोल्टेज की डायरेक्टली याद नहीं है तो W इज इक्वल टू क्यू वी, तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। अब W की विमा तो आपको ध्यान होगी M1 L2 T की घात माइनस टू, ठीक है, अपॉन आपका क्या है नीचे आवेश तो A1 T1, तो यहां से अपने वोल्टेज की वैल्यू विमा कैलकुलेट कर ली और इसको इसके अंदर पुट करके इसमें पुट कर दी यहाँ से, और ये रिजल्टेंट आ गई। तो यहाँ से आपसे धारिता में क्या पूछता है, या तो धारिता की डेफिनेशन तो क्या हो गई, किसी भी चालक सतह को द्वारा आवेश धारण करने की या ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धारिता। सेकेंडरी इसका एसआई मात्रक फेरेड। फिर थर्ड कि इसकी डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी अपने देखी आवेश और विभव पर तो करती नहीं है, किस पे है, क्षेत्रफल आकार माध्यम पर निर्भर करती है। और लास्ट वाली क्या हो गई आपको, इसकी विमा। अगर आपसे विमा कैलकुलेट करने को कहे तो आप विमा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई अपनी धारिता। अपना नेक्स्ट है विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। विलगित गोलीय चालक की धारिता मतलब कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अपना अगला हेडिंग क्या हुआ कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, किसकी बात कर रहे हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता। सेंस क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कि कोई चालक स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये लो अपन मान ले ये आपका कोई चालक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये लो, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी चालक को जो आवेश प्रदान करते हैं वो कहाँ होता है, उसकी सतह पर। तो मान लो इसको कोई प्लस क्यू आवेश दे दिया, क्या दे दिया, प्लस क्यू, ये इसकी सतह पर हो गया, ठीक है। ये अपने इसकी कोई रेडियस आर मान ली और क्यू इसका चार्ज, तो अपन कह सकते हैं आर गोलीय चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की त्रिज्या, ठीक है, और क्यू चालक का आवेश, ठीक, ये हो गया चालक का आवेश। अब देखो आप भी जानते हो कि इसका ये चीज, तो अब ये पॉजिटिव है, अगर विद्युत क्षेत्र आप दिखाना चाहो तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, ऐसे बाहर की ओर, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र तो ऐसे होगा ना, आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, ये विद्युत क्षेत्र हो गया इसका ऐसे बाहर की ओर, ठीक है। अब आपने क्या हुआ, एक स्फेयर लिया, स्फेयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और उसको चार्ज कितना दे रखा है, प्लस क्यू, ये चार्ज इसको दिया हुआ है। तो इस कंडीशन, और दूसरा एक चालक है, तो चालक को जो भी अपन आवेश देते हैं वो कहाँ होता है, सतह पे होता है। अच्छा एक बताओ, किसी भी चालक की सतह और केंद्र पर विभव का मान सेम, तो अपन क्या कह सकते हैं कि गोले की सतह पर विभव क्या होगा, अपन यहाँ पर बात करें गोले की सतह पर विभव, गोले की सतह विभव की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर, फॉर्मूला ध्यान है तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये गोले की सतह पर विभव है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा कि गोले की सतह पर विभव क्या था, के क्यू अपॉन आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये गोले की सतह पर विभव आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये तो विभव, अब अगर गोले की धारिता चाहो तो गोले की धारिता,
गोले की धारिता। तो धारिता आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो C इज इक्वल टू क्यू, वी की वैल्यू क्या है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपके गोलीय चालक की धारिता का इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं करना, अपन जानते हैं किसी भी चालक है तो उसको दिया गया आवेश कहाँ होगा, सतह पर। हमने कोई कैपिटल R त्रिज्या का रेडियस का अपने एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया, उसको कितना चार्ज दिया Q। तो इसके ऊपर इसकी सतह पर केंद्र पर सब जगह विभव की वैल्यू क्या होगी, समान। चालक के अंदर ऐसा ही होता है, चालक गोले के केंद्र पर और सतह पर विभव क्या होता है, समान। तो हमने पूछ लिया इसकी सतह पर विभव की वैल्यू क्या होगी, हमारी पहले कैलकुलेशन की हुई है KQ अपॉन R। तो अपने KQ अपॉन R अपॉन कर लिया। ऐसे अगर गोले की धारिता होगी तो धारिता का फॉर्मूला अभी अपने देखा, C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V। Q तो है और V अपने अभी जानते हैं सतह पर क्या हुआ है KQ अपॉन R। तो अपने पुट किया, कैंसिल हुआ Q से Q और आंसर आ गया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो इसके अंदर देख लो आप, इसमें क्या है कि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बचा R। तो आप कह सकते हो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, कि आपके स्फेयर के लिए स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसके लिए क्या है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है धारिता। मतलब आप त्रिज्या बढ़ाओगे तो उसकी धारिता में वृद्धि होगी समानुपातिक रूप से, है ना। त्रिज्या बढ़ाने पर धारिता में वृद्धि क्या होगी, समानुपातिक रूप से होगी, C समानुपाती R। ये चीज आप इसमें मोस्ट है ध्यान रखिएगा कि, और ये फॉर्मूला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हुई चालक की धारिता, ठीक है। अब देखो अपने दूसरी बात क्या है, बहुत बार आता है, एक बात और जाना गया, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, अनंत होती है, ये याद रखना है। क्यों होती है, क्योंकि कारण भी इसका, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य माना जा गया है, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि पृथ्वी की धारिता क्या मानते हैं अपन, अनंत। कारण क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। इस कारण ये चीज ध्यान रखिए, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, अनंत, और पृथ्वी पर सर्फ ग्राउंड का वोल्टेज कितना लेते हैं अपन, शून्य लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ अपना कोई गोलीय चालक की धारा। अब अपन जो शुरू करते हैं संधारित्र। अब क्या करते हैं, संधारित्र, ठीक है। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर मतलब बेसिकली अपना चैप्टर यहीं से शुरू होता है, कैपेसिटर से ही शुरू होता है। अब तक जो पढ़ा वो तो अपन ने एक तरह से बेसिक पढ़ा था। अब संधारित्र रियल में क्या है, मैं आपको बताऊं संधारित्र का कंसेप्ट क्यों आया, पढ़ेंगे तो बाद में पहले कंसेप्ट। जैसे मान लो किसी, अब देखो इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। किसी भी चालक को एक सीमा तक ही विभव, एक सीमा तक ही आवेशित कर सकते हैं, आवेश प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। एक लिमिट है, प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। एक सीमा तक ही आवेश प्रदान किया जाए। उसके बाद यदि आवेश प्रदान करते हैं तो आवेश वातावरण में लीक हो जाता है, लीकेज आ जाता है, लीक हो जाता है। अर्थ क्या हुआ कि कोई भी सरफेस है उसको आप एक लिमिट तक ही चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद में अगर आप एक्स्ट्रा उसको चार्ज देने का प्रयास करेंगे तो वो चार्ज आपके वातावरण में लीक हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक सीमा से बाद में वो न तो आवेश ले सकता है, न ही वो उस आवेश को धारण करने की क्षमता रखता है। मतलब ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तो लीकेज हो जाएगा, वातावरण में लीक हो जाएगा, मतलब हमारा चार्ज लॉस हो रहा है, चार्ज का नुकसान हो रहा है। तो अगर आप ज्यादा चार्ज को एक जगह इकट्ठा करना चाहें तो उस
स्थिति में अपन क्या करें? तो जब किसी भी सतह पर अगर अधिक आवेश को इकट्ठा करने के लिए जिस निकाय की रचना करी गई थी उसको ही अपन संधारित्र कहते हैं, उसको ही अपन संधारित्र कहते हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि ये तो सामान्य किसी भी चालक की ये स्थिति है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं संधारित्र विपरीत आवेश चालकों का संधारित्र विपरीत आवेश चालकों का एक ऐसा युग्म है, एक ऐसा युग्म है जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, ये चीज जरूरत कहां पड़ी? हमने क्या कहा कि किसी भी चालक को एक सीमा तक ही आवेश प्रदान किया जा सकता है। उससे ज्यादा अगर आप आवेश प्रदान करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वातावरण में लीक हो जाएगा, अपना चार्ज लॉस होगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कैपेसिटर को बनाया गया। तो कैपेसिटर क्या है कि एक विपरीत आवेश चालकों का, मतलब एक कोई प्लस है तो दूसरा क्या है, कोई माइनस है। तो संधारित्र विपरीत आवेश चालकों का एक ऐसा युग्म है जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। मतलब यूं कह सकते हैं संधारित्र आवेश संचित करने की एक युक्ति है। तो अपन क्या कह सकते हैं, संधारित्र आवेश संचित करने की युक्ति है, ठीक है ना। बनाना क्यों पड़ा? क्योंकि कोई भी नॉर्मल चालक की सतह है उस पर बहुत अत्यधिक आवेश संभव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये अपना संधारित्र है। तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया? आज अपने किया सबसे पहले तो चालक की धारिता। देखो, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, हमने कहा किसी भी चालक की धारिता का तात्पर्य आवेश ग्रहण करने की क्षमता से, ठीक है। फिर हमने कहा कि आवेश एक क्या होती है, क्वांटित राशि है। तो किसी भी सतह को एक साथ आवेश आप दे नहीं सकते, टुकड़ों में जाएगा। तो सतह को धनावेशित करोगे तो आपको क्या होगा, उससे एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ऋणावेशित करोगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अतः रिजल्ट क्या आएगा, किसी भी सतह को जब आप आवेशित करोगे तो उस सतह पर जो पहले से विद्यमान आवेश है उसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक साथ तो होना नहीं है, धीरे धीरे आवेशन होगा। इस कारण पहले से विद्यमान आवेश नए आवेश का क्या करेगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। और ये किया गया कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा या विभव के रूप में संचित हो जाएगा। ये किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा या विभव के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। अतः रिजल्ट क्या निकला कि हम करें किसी भी सतह को जब अपन आवेशित करेंगे तो हमें क्या होगा, उस सतह पर विद्यमान आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आया कि ये बहुत मोस्ट है कि अतः किसी सतह को दिया गया आवेश उस सतह के विभव को समानुपातिक रूप से बढ़ाता है। अगर आप किसी सरफेस को चार्ज करेंगे तो उसका वोल्टेज भी प्रोपोर्शनल रूप समानुपातिक रूप से इंक्रीज होगा। तो क्यू समानुपाती V और समानुपाती जो है आपका प्रोपोर्शनल साइन है, इसको रिमूव किया तो हमने कोष्टक क्या यूज कर लिया, C, जिसको क्या बोलते हैं, धारिता या समानुपाती नियतांक, ठीक है। अब देखो धारिता के बारे में क्या है, C अपने धारिता, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फेरेड। रिमेंबर रहना चाहिए Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। मतलब फेरेड इज इक्वल टू क्या होगा, कूलाम अपॉन वोल्ट, और एक फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन कर सकते हो, किसी सरफेस को 1 कूलाम चार्ज अप्लाई करने पर उसका अगर वोल्टेज 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है तो सरफेस की धारिता उस समय या कैपेसिटी क्या होगी, 1 फेरेड, ठीक है। दूसरी, धारिता की डिपेंडेंसी। धारिता आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करती है,
तो किस पर करती है? धारिता क्षेत्रफल, आकार व माध्यम पर निर्भर करती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विमीय सूत्र निकालना है तो आपको डायरेक्टली पता है कि C = Q अपॉन V, मतलब कूलाम अपॉन वोल्ट। तो कूलाम की विमा क्या होती है? A1 T1। वोल्ट की डायरेक्टली याद नहीं तो W = QV, V = W अपॉन Q से अपन ने वोल्ट की निकाल ली। दोनों का रेशो लेकर ऊपर नीचे रख के सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया m⁻⁻1 L2 है। तो ये आपकी क्या आ गई? इसकी धारिता की विमा आ गई। फिर हमने पढ़ा विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब कोई चालक गोला है उसकी धारिता क्या होगी? तो हम जानते हैं कोई भी चालक है तो चालक को दिया गया आवेश कहाँ होता है? उसकी सतह पर। यहाँ पर हमने इसको कितना आवेश, Q आवेश दिया हुआ मान रहे हैं, R इसकी त्रिज्या मान रहे हैं, ठीक है, R रेडियस है। अब गोले की सतह अंदर के अंदर सब जगह क्या होता है? चालक गोले के लिए विभव के मान क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है उसकी वैल्यू? KQ अपॉन R। तो अपने कहा भाई गोले की सतह पर विभव क्या होगा? KQ अपॉन R अपने लिख दिया, ठीक है। अब आप भी जानते हो ये तो विभव हुआ, अगर आप धारिता कैलकुलेट करना चाहो तो C = क्या होता है? Q अपॉन V। V आपके पास है ही, तो आप पुट करोगे तो आपके पास C आ गया 4πε0 R, ठीक है। और यहां से डायरेक्टली क्या संबंध प्राप्त हुआ? 4πε0 तो कांस्टेंट है, तो धारिता रेडियस के समानुपाती है। मतलब आप जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे, मतलब बड़ा गोला लेंगे तो उसकी धारिता क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। फिर मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी क्या, कि पृथ्वी की धारिता को अनंत होती है क्योंकि अपन पृथ्वी का विभव है वो 0 मानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी पूछ ले तो इसकी इनफाइनाइट होती है और पृथ्वी का वोल्टेज 0 होता है। फिर अपन संधारित्र की डेफिनेशन देखा कि संधारित्र रियल में क्या होता। तो हमने पहले तो ये बात बताई कि अगर किसी चालक को एक सीमा तक ही आप चार्ज दे सकते हैं या उसको चार्ज कर सकते हैं, तत्पश्चात क्या हो जाता है कि उसको अपन चार्ज बढ़ाएंगे तो हमारा दिया गया जो आवेश है वो उससे वातावरण में लीक हो जाता है। इस कारण अगर अपन ऐसी कोई यूनिट बनाएं, ऐसी कोई युक्ति बनाएं कि जो ज्यादा आवेश को इकट्ठा कर सके, तो इस कारण हमने उसका क्या नाम दिया? संधारित्र। तो संधारित्र क्या हुआ? संधारित्र विपरीत आवेश चालकों का एक ऐसा युग्म है जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? संधारित्र एक आवेश संचित करने की युक्ति हो गई। तो संधारित्र हमें क्यों बनाना पड़ रहा है? कि अगर हमें ज्यादा आवेश को एक साथ गैदरिंग करनी है तो हमें संधारित्र की आवश्यकता होगी। और संधारित्र का निर्माण और जो चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखो, अपने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, वायु की परावैद्युत सामर्थ्य होती है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको परावैद्युत सामर्थ्य होती क्या है। तो देखो, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है? वैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज का सामर्थ्य का अर्थ होता है कि आप कितना रख सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि किसी भी माध्यम, वायु से मतलब नहीं, किसी भी माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य, किसी भी माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य का तात्पर्य उस विद्युत क्षेत्र से होता है जिसको माध्यम बिना भंजित हुए सहन कर सके। मतलब क्या हुआ? भंजन का अर्थ होता है जलना, आग लगना। मतलब किसी भी माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य का तात्पर्य क्या है कि उस विद्युत क्षेत्र से होता है, उस विद्युत क्षेत्र के मान से भी लिख सकते हो, के मान से होता है, उस विद्युत क्षेत्र के मान से होता है जिसको माध्यम बिना भंजित हुए सहन कर सके। तो आपको पता होना चाहिए वायु के लिए इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ध्यान होनी चाहिए, वैसे भी बढ़िया चीज है, आपको रिमेम्बर होना चाहिए। हमारे वायु है, एयर में हम इतना 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें जब तक कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा करोगे तो हवा में आग लग जाएगी। मतलब क्या हुआ कि आपकी हवा माध्यम है वो क्या है? भंजित हो जाएगा। इस कारण इससे अधिक अपन हवा के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। तो समझ आया ना परावैद्युत सामर्थ्य कि विद्युत क्षेत्र का वह मान जो
वह माध्यम बिना वंचित हुए आराम से सहन कर सके, वंचित नहीं हो। ठीक है। अब आज का क्वेश्चन जिसका आपको आंसर कमेंट के रूप में देना है, सुनो। दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात होगा A 4:1, B 1:4, C 1:2, D 2:1। ठीक है ना, कि आपको दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो उनकी धारिताओं का अनुपात आपसे पूछा है, तो ए तो ऑप्शन 4:1, बी 1:4, सी 1:2 और डी 2:1। आप सही आंसर है उसको कमेंट के रूप में जरूर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, थैंक्स।